Hi, welcome back in my tutorial. Myself अविनाश यादव। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इस चैप्टर का अगला एक्सरसाइज और एक्सरसाइज का नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 12.2। दोस्तों, लास्ट एक्सरसाइज में हमने देखा था कि कैसे हमने इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व किया था, बराबर ना। इस एक्सरसाइज में देखेंगे कि वर्ड्स प्रॉब्लम, मैथमेटिकल वर्ड्स प्रॉब्लम जब आते हैं तो इनको हम कैसे टैकल कर पाए, बराबर ना। अच्छा, इस एक्सरसाइज में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप आंसर पर ज़्यादा फोकस ना करके आप ये देखें कि आपको मैथमेटिकल वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। मैं आपको बहुत इत्मीनान से बताने वाला हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। बिना किसी हिचक के, हेजिटेशन के, आपको जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं, एक एक करके मैं एक एक वर्ड पढ़ करके आपको मैं समझाऊंगा कि उस चीज़ का मतलब क्या है। बट आपको एक काम करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है। और कंप्लीट देखने के बाद आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आकर के कि कौन सी बात ऐसी थी जो मेरी आपको समझ में नहीं आई। प्लीज़ डू रिप्लाई एंड डू कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन, ओके। इस एक्सरसाइज को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही है, बराबर ना। अब मैं आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए ये आप बताने वाला हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करें, बराबर। देखिए, मैथ्स को मैं कहता हूँ बेसिक 4 रूल, मतलब 4 ऑपरेशन रूल करते हैं। एक है प्लस, दूसरा है माइनस, तीसरा है मल्टीप्लिकेशन, चौथा है डिवीज़न। अगर ये आपको 4 अच्छे से आते हैं तो आप कोई भी मैथ्स के सम को ईज़िली सॉल्व कर सकते हो अपने कॉन्सेप्ट बेस पर, ठीक है। मैथ्स का यही रूल है, ओके, बराबर ना। अब हम वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और एक-एक करके स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि मदर इज 25 ईयर्स ओल्डर देन हर सन, ठीक है। माँ जो है अपने बच्चे से, जो उसका बच्चा है, 25 साल बड़ी है। हमको क्या ये पता है, मेरी बात ध्यान में सुनिए, कि क्या मुझे या आपको या किसी को भी पता है कि उस लड़की की एज कितनी है? नहीं पता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पढ़ते रहिए आप। फाइंड सन्स एज। अच्छा, सन की ही तो एज पूछा है उसने। सन की एज कितनी होगी? इफ आफ्टर 8 years रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज विल बी 4/9। कितना है? 4/9। लेकिन किसका रेशियो? रेशियो ऑफ सन्स एज टू द मदर एज, मतलब सन की एज अपॉन मदर्स की एज की रेशियो है 4/9 है, यानी कि मदर की एज 9 है तो सन की एज 4 है। इस तरीके से रेशियो बनेगा। कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको अच्छे से धीरे धीरे इजीली बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आप ध्यान से एकदम कॉन्सेंट्रेटेड होके मेरी बातों को, जो मैं लिख रहा हूँ, उसको सुनिए। अच्छा दोस्तों, एक और बात, कि मैं अगर, मुझे किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है, मान लीजिए मुझे उस लड़की की एज के बारे में पता नहीं है, तो मैं कुछ भी वैल्यू अपने आप से कंसिडर कर सकता हूँ, जो ए से लेकर जेड तक कोई भी एक अल्फ़ाबेट में ले सकता हूँ। आपका मन है, ए है ए लीजिए, बी है बी लीजिए, सी है सी लीजिए, डी है डी लीजिए, एटसेट्रा टिल डेट जेड। क ख ग बिल आप लिख सकते हैं, अगर आपको बहुत शौक है लेने का, तो क ख ग घ, इट डजंट मेक एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, आई थिंक सो, ठीक है। अनलेस और अनटिल उसके ईगो फना है, ठीक है। बिकॉज nowadays everyone just this roaming you know about the one language which is English, so I'm also using the same language. What to do? The same scenario is going on everywhere. Okay, fine. Let it go. Let's back to our question. So मदर, चलो मैं आपको सॉल्व करने का मतलब मैं एक रास्ता बता रहा हूँ, ठीक है। मदर इज 25 ईयर ओल्डर देन हर सन। इसको लिखेंगे ऐसे। इसको दोस्तों हम ऐसा लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं। मैं रेड पेन का यूज कर रहा हूँ सो दैट इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, माँ की एज 25 साल बड़ी है अपने बच्चे से, तो मैं क्या कंसिडर करता हूँ कि मान लो कि जो माँ है, सॉरी, जो सन है, वो सन की एज है एक्स है। क्या है? एक्स है। क्या है? एक्स है। कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट एक्स ईयर्स एक्स बी, एक्स ईयर्स एक्चुअली लिखना चाहिए था मुझे, एक्स ईयर, वेट वेट, एक्स ईयर्स ही लिखता हूँ मैं। एक्स ईयर्स बी द एज ऑफ सन,
बी द एज ऑफ सन, बराबर ना। ये पहली कंडीशन है। अच्छा, पहली कंडीशन अब स्टार्ट हो रही है कि मम्मी की एज उस अपने बेटे से कितनी है, 25 साल बड़ी है। तो लिखता हूँ देयर फॉर मदर्स एज भी आएगा। मदर्स एज कितना रहेगा, जो माँ की एज है, माँ की जो एज है, मदर्स एज, मदर्स एज कितना हो जाएगी, 25 साल बड़ी है। अच्छा, 25 साल बड़ी है, लेकिन किससे बड़ी है, 25 साल बड़ी है अपने बेटे से। किससे बड़ी है, अपने बेटे से, बराबर ना। 25 साल, एक सेकंड में इसको और अच्छे से लिखता हूँ ताकि अच्छे से हो जाए। 25 साल उसके बेटे से बड़ी है, बराबर ना। 25 साल उसके बेटे से बड़ी, बेटे की एज 25 एक्स थी, तो बेटे से 25 ईयर्स उसकी बड़ी है, बराबर ना। यहाँ पर एक इतना है, बराबर। अच्छे से इत्मीनान से बता रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू लिसन टू मी प्रॉपरली एंड केयरफुली। पे योर हीड एंड हेड बोथ हियर टू बी, ओके। अच्छा, ये तो पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन में बोल रहा है कि उसके लड़के की एज फाइंड आउट करो, ठीक है। उसके लड़के की एज क्या करो, उसके लड़के की एज फाइंड आउट करो। अच्छा, लड़के की एज फाइंड आउट करने से पहले आप मुझे बताइए दूसरी कंडीशन पढ़ो मैं। दूसरी कंडीशन ये है कि 8 साल बाद उन दोनों के रेशियो कितने हो जाते हैं, 4/9, यानी कि लड़का प्लस उसकी माँ का रेशियो कितना हो जाता है, 4/9 हो जाता है। तो मैं दूसरी कंडीशन में क्या ये लिखूँ, क्या ये कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है, सेकेंड कंडीशन बोल रहा है, यहाँ पर लिखता हूँ सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन ये कह रहा है कि 8 साल बाद, यानी कि माँ की, एक्चुअली अच्छा किसका रेशियो बोल रहा है, सन और माँ की। तो सन क्या है, सन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, सन तो एस है और माँ क्या है, एम है। सन और मदर की रेशियो, यानी कि सन अगर एक्स है, बराबर ना, तो उसकी माँ क्या है, x+25 है, यही है ना, ये है कि नहीं है, इक्वल्स टू, रेशियो कितना हो रहा है, उन दोनों का रेशियो 4/9 हो रहा है। ये बात ध्यान में रखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे ये बोल रहा है, देखो ये बात प्लीज़ आप थोड़ा गौर करो कि मैं ऐसा क्यों समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। वर्ड प्रॉब्लम में यही प्रॉब्लम है, एक्चुअली वर्ड प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है कि उसको इत्मीनान से ध्यान से पढ़ा जाता है। कि कह रहे कि आफ्टर 8 ईयर्स, कितनी ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स सन्स, कह रहे द रेशियो ऑफ, ये बात, द रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज, मतलब पहले सन की आएगी फिर माँ की आएगी, पहले माँ की और पहले माँ की फिर सन की आएगी, ऐसी नहीं हो सकती। पहले माँ बेटे की आएगी फिर सन की आएगी, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, पहले बेटे की आएगी फिर माँ की आएगी। अच्छा, उसने बोला 8 साल बाद, क्या बोला उसने, 8 साल बाद। तो 8 साल बाद अगर मैं बात करूँ, 8 साल बाद, यहाँ पर थोड़ा मुझे रेशियो हटाना पड़ेगा, वाई मुझे रेशियो हटाना पड़ेगा। 8 साल बाद की बात करूँ तो इन दोनों रेशियो में मुझे +8 करना पड़ेगा। अब मुझे क्यों करना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको ही पूछ रहा हूँ कि आज आप 20 साल के हैं, एग्जाम्पल, आप होंगे नहीं बट एग्जाम्पल मान लीजिए आप 15 या 14 साल के हैं, ठीक है। आपसे कोई कहे कि बताओ भाई 8 साल बाद आप कितने साल के होंगे, तो आप नहीं कहेंगे कि सर हम अगले से 8 साल बाद हम 22 साल के हो जाएंगे, 15 है तो 23 साल के हो जाएंगे। वॉन्ट यू से लाइक दैट, ऑफकोर्स डेफिनेटली यू आर गोइंग टू से लाइक दैट। तो आप क्या कर रहे हो, 8 को ऐड कर रहे हो ना, आफ्टर बोलेगा तो ऐड करने का, बिफोर बोलेगा तो माइनस करने का, ठीक है। उनकी जो रेशियो है मेरे बच्चे, कितना हो जा रहा है, 4/9, कितना हो जा रहा है, 4/9। यहाँ तक किस किस को डाउट है, जरा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एक बच्चा है एक माँ है, उन दोनों का 8 साल बाद रेशियो इतना हो रहा है, यानी कि बच्चा अगर 4 है तो माँ 9 है, ऐसा ऐसा मान लो आप, मान लो, मानने के लिए बोला है, 9 साल ही नहीं माँ है। वरना कहोगे सर माँ 9 साल में कैसे माँ बन गई, वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रेशियो है इनका, रेशियो एक यूनिट बताता है, ठीक है। अगर एक यूनिट 9 है तो 4 यूनिट कितना होगा, तो 36 हो जाएगा, ऐसा। सो दैट्स द सेम थिंग, बराबर। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, सो आई विल टेक न्यू पेज, ओके, ठीक है। चलिए मैं अगला पेज लेता हूँ। अगला पेज लेने से हाँ ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला पेज में हमारा क्या, एक सन था ना पहले, बिल्कुल बिल्कुल पहले सन था, क्योंकि सन के पहले ये आई थी ना, हाँ। एक सन था और एक उसकी माँ थी, इसकी माँ थी, बराबर ना। उन दोनों का रेशियो कितना था, उन दोनों का रेशियो था, एक था x+8 और दूसरी का रेशियो था x++25+8,
प्लस 8, यही था ना, यही था बराबर। इक्वल टू का रेशियो कितना आ रहा था, 4/9, 4/9 बराबर ना। अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कौन से, ये पहले एक काम करते हैं, ऐसे कर लेते हैं कि ये तो आपको आना ही चाहिए, x+8 अपॉन ये दोनों ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस और 33 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको, इक्वल्स टू 4/9 बराबर ना। अच्छा अगेन हमको यहाँ पर करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 9x+9 8 जा 72 होता है ना, इन दोनों में मुझे मल्टीप्लाई करना है, इसका 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 बराबर, इक्वल्स टू वापस इस 4 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, तो 4x प्लस 4 तो जा 12, 4 से 12, 12 और एक 13। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है, समझ में कहीं आ रही। अच्छा हमको क्या करना है कि 9x में से आपको 4x माइनस करना है, कि ये प्रोसेस है, और 132 में से 72 माइनस करना। अभी कैसे आया, 9x में से ये जब 4x रहेगा तो माइनस होगा, और 132 यहाँ बचा ही है, 132 यहाँ ऑलरेडी बचा हुआ है, इसको मैं 72 इस सेट करूँगा कि प्लस था तो ये प्लस था तो किस में हो गया, माइनस में हो गया, ठीक है। अच्छा हमारे पास अब क्या आएगा, हमारे पास अब आएगा, देखो यहाँ पर 9x - 4x 5x बच गया, इक्वल्स टू 132 - 72 हाउ मच, 80 कितना, श्योर 80 की कितना, 60, 60 आई थिंक 60, 60, 60 राइट। अच्छा 5x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, 5 अब जब इसको इक्वल किधर आएगा तो क्या करेगा, 5 इक्वल किधर आएगा तो डिवाइड करेगा, जस्ट डिवाइड करो, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 ना, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 60 होता है, 12 12 × 5 = 60 यानी कि 60, दैट्स राइट। अब उसने पूछा कि सन की एज क्या है, तो सन को हमने क्या माना है, सन की एज कितनी आ जाएगी बच्चे बताओ मुझे, सन्स एज कितनी आ जाएगी, सन्स एज इक्वल्स टू 12 ईयर्स आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 12 ईयर्स आ जाएगी बराबर है। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा बच्चे की मतलब लड़के की उम्र कितनी है, ज़्यादा ही कुछ बड़ा हो गया, सन्स एज कितनी आ जाएगी, 12 ईयर्स, कितनी ईयर्स, 12 ईयर्स बराबर, क्लियर कि नहीं क्लियर, 12 ईयर्स। अच्छा मदर्स एज कितनी हो जाएगी, जो माँ की एज कितनी हो जाएगी, एक तो मतलब कितना था, एक्स प्लस एक्स जो प्लस है, एक्स प्लस कितना जाएगा, x+25 था। अच्छा एक्स की वैल्यू कितनी है, आपने बोला ना 12, 12 + 25 सेट कर लो, हाउ मच, कितने कर लो, 37, 37, तो माँ कितने साल की हो जाएगी, 37। क्लियर है, कोई डाउट है, पक्का, इतना ही होगा ना, 37 हो जाएगी। तो ये था पहले क्वेश्चन का आंसर, ओके। आई होप मुझे कि आप समझ में आया होगा आप लोग को ये क्वेश्चन, जहाँ भी डाउट हो प्लीज़ इस क्वेश्चन में जब रीच करने के सर मुझे यहाँ पर नहीं समझा, मुझे ये वाले टाइमिंग पर नहीं समझा, आई विल डेफिनेटली लेट यू नो, ओके। चलिए ये आपको पहला क्वेश्चन आ गया, और माँ की एज कितनी है आपको दिखा देता हूँ कि माँ की एज 37 है और बेटी की उम्र कितनी है, 12 साल, ठीक है, गॉट इट। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। दोस्तों जैसे कि मैंने देखा कि इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन का आंसर हमने सॉल्व किया, उसका आंसर हमने निकाला 12 साल है, ठीक है। Although it was not asked in your textbook that what would be the age of your of that mother, but still we have found out how much is their 37 years old she is, okay. So this is not the part of our question, but still we have done, okay. Now moving on the next question, and we will try to solve next question as well. What's the next question, you can see here, the question is, let me zoom it. And question is, I'm gonna read the question, and according to the question, I will do it. You just pay attention here properly so that you will be able to understand my points and things, what I'm going to say. Okay. Okay. Shall I just erase all these things or clear these all these things which I've written with the help of red pen? Of course. Okay, because
if you want to write something, then you could just pause the video and write it all the things, okay, all the points which I have mentioned on the screen. Okay, now I'm going to just remove all these things so that I will have some more area to write another questions answer. Okay, yes, okay, fine. This is very good question which I consider that the denominator of a fraction is greater than its numerator by 12. It's great question. Okay, let's see. The denominator of a fraction is greater than its numerator by 12. Now you tell me, इस क्वेश्चन को मैंने इतना पढ़ा, अब मेरे दिमाग में एक बात आई। कौन सी बात आई? मुझे एक बात बताओ आप। किसे लिखूं, ग्रीन से ब्लू से? चलो ब्लू से लिखता हूँ। मुझे एक बात बताओ आप कि किसी भी फ्रैक्शन को लिखने के लिए हम कैसे लिखते हैं? बोले सर ये कैसा क्वेश्चन है, किसी भी फ्रैक्शन को लिखने के लिए कैसे लिखते हैं? मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को कैसे इंडिकेट करते हैं? तो आप कहोगे ना सर कि हम इसको ऐसे इंडिकेट करते हैं। एक तो हो गया एम, एक तो हो गया एम और दूसरा हो गया एन। ये तरीका होता है किसी भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को इंडिकेट करने के लिए। डिनोमिनेटर तुम्हारा ये हो गया एन और न्यूमरेटर हो गया तुम्हारा एन। बराबर ना? बराबर कि नहीं बराबर? मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, आई होप। इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। मैंने क्या कहा था, किसी भी लेटर को आप लिख सकते हो। वेरिएबल, वेरिएबल मतलब ये सब होता है, अल्फा बीटा गामा, जो आपको लेना ले सकते हो, बट जो आप लिख रहे हो वो दिखना चाहिए सामने वालों को। ये नहीं कि लिख दिया कुछ और, दिख कुछ और रहा है और उसी पे चिल्ला रहे हो हम हमारा सही है, हमारा सही, हम सही किए थे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपने माना कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐसा कंसीडर है। ठीक है, मान लो कि m आपका न्यूमरेटर है और n आपका डिनोमिनेटर है। चलो ठीक है, मान लिया। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ होता क्या है। बट क्वेश्चन ने बोला कि जो उसका डिनोमिनेटर है ना, ए फ्रैक्शन का, वो ग्रेटर है इस न्यूमरेटर बाय 12। यानी कि डिनोमिनेटर जो है 12 ज्यादा है न्यूमरेटर से। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, जो एन है, एन, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, एन है वो 12 ज्यादा है अपने न्यूमरेटर से, यानी कि एम से। ये बात क्लियर हुई? अगर नहीं क्लियर क्लियर हुई तो वापस जाओ, एक बार सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कहने का ट्राई कर रहा हूँ, मतलब मैं क्या, एक कंडीशन को बस पुट करने का ट्राई कर रहा हूँ कि जो कंडीशन आपके टेक्स्ट बुक में दी है कि उसका जो उसका डिनोमिनेटर है, जिसको मैंने एन कंसिडर किया हुआ है, वो 12 ज़्यादा है उसके न्यूमरेटर से जो एम है ऑलरेडी कंसिडर्ड। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो, आई होप मेरी बात समझ में आएगी। नहीं आएगी तो प्लीज़ गो एंड डू वॉच वंस अगेन 15 मिनट्स बैक। ठीक है, ये पहला कंडीशन हो गया हमारा। इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2 and the denominator is increased by 7, the new fraction is equivalent with 1 upon 2. Find the fraction. Wow, nice question. कह रहा है कि जो इसका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर क्या है? तो बोलोगे सर एन है। चलो ठीक है, एन नहीं, एम है। सेकेंड कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड। ये पहला कंडीशन हो गया। मैं सेकेंड कंडीशन यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर रुको, रेट से लिख देता हूँ, रेट से, ताकि आपको सुन। ये सेकेंड कंडीशन, ठीक है। खैर इसको लिखूंगा तो मैं ब्लू से ही, एक सेकेंड, बार बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या होगा? सेकेंड कंडीशन, कंडीशन कह रहा है भाई मेरे कि अगर न्यूमरेटर यानी कि m, ठीक है, इस डिक्रीज बाय 2, उसको 2 घटा दो, और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर भाई, डिनोमिनेटर को आप 7 बढ़ा दो। तो डिनोमिनेटर क्या है तुम्हारा? डिनोमिनेटर बोलोगे सर n है, उसको आप 7 बढ़ा दो, बराबर ना?
द न्यू फ्रैक्शन, जो न्यू फ्रैक्शन आ रहा है वो 1/2 है। क्या है? फ्रैक्शन, मतलब ये फ्रैक्शन क्या है? 1/2 है। ये फ्रैक्शन 1/2 है। बात समझ में आई कि नहीं? न्यूमरेटर को 2 घटाया और डिनोमिनेटर को 7 घटाया, तो जो नया फ्रैक्शन बना वो 1/2 है। तो कह रहा है कि फ्रैक्शन फाइंड आउट करो। क्या इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ? क्या इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ? हाँ, ज़रूर सॉल्व कर सकता हूँ। बट मुझे आप बताओ, मैं यहाँ पे एक ही, अब देखो यहाँ पर आप बोलेगे सर यहाँ पर आपने 2 वेरिएबल को चूज़ कर लिया। मैं 2 वेरिएबल को चूज़ नहीं करूँगा, मैं एक ही वेरिएबल को चूज़ करूँगा। बस मैं लिखा हूँ, तो एक बार एक ही वेरिएबल चूज़ करूँगा। मैं 2 वेरिएबल को लेकर नहीं, एक ही वेरिएबल चूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को अलग-अलग नहीं लिख, मतलब सेम-सेम नहीं लिख सकता ना, क्योंकि न्यूमरेटर को भी m माना और डिनोमिनेटर को भी n माना, ऐसा नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे लिखा है। मैं इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। मैं एक ही वेरिएबल यूज़ करूँगा, ठीक है? करेक्ट? चलो नेक्स्ट पेज में सॉल्व करो। चलिए, देखिए ये है m-2 n+7 और इक्वल्स टू ये, ठीक है? ये अपना मान लो, कंसीडर करो कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है? नेक्स्ट पेज है हमारा, जो न्यूमरेटर था उसको मैंने कंसीडर किया m, और डिनोमिनेटर था उसका नाम था, मैंने रखा था n+7 -2 था, अपने डिनोमिनेटर को डिक्रीज किया था ना, इक्वल्स टू कितना था? 1/2 बराबर। अच्छा, m-2 upon, now tell me what was the value of n in our previous slide? The value of n was 12 plus m, 12 plus m ना, 12 plus m, 12 plus m according to first condition। n की वैल्यू 12 plus it was 12, it was 12, what happened? Okay, it was 12 plus m, ये था। अच्छा, और देखना है, देख लो और क्या था? 12 plus m, और हमारे पास +7 है ना, +7, 12 plus m +7, राइट? ये है ना, इक्वल्स टू 1/2। अब ये आया कहाँ से? 12 + 7, तो अब लिखने का फ्रॉम 1, देखो एक सेकेंड, आ जा भाई मेरे, फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से है ना ये आपका, ये 1। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करने का ट्राई करूँगा, यानी कि देखो यहाँ पे वापस एक 1 वेरिएबल आ गया, m-2, और 12 + 7 हाउ मच इज देयर? 19, तो 19 + m इक्वल्स टू हाउ मच? 1/2। क्लियर है? अच्छा, वापस मैं यहाँ पर समझाने की ट्राई करूँगा, यहाँ पर लिखने ट्राई करूँगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर 2 ज़्यादा हो गया क्या? ये 2 है, ठीक है? ऐसा 2 का मल्टीप्लाई इधर करो, यानी कि m-2 मल्टीप्लाई बाय 2, एक सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 19, अगेन नीट आ जाता है 19, वेट मैं अच्छे से लिखता हूँ, थोड़ा अच्छे से और अच्छे से लिखता हूँ। वेट, m-2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस m, 19 प्लस m, बराबर, ये आ गया। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व यू इस तरीके से करते हैं कि m2 में, ये देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? 2 में m का मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया? 2m आ गया, माइनस 2 में 2 का मल्टीप्लाई करो 4 आ गया, इक्वल्स टू, बाकी तो सेम आने वाला है 19 प्लस m, क्योंकि 1 में किसी भी का भी मल्टीप्लाई करो वही आने वाला है। भगवान से पंगा नहीं लेते, सबका मालिक एक भगवान, भगवान होते हैं, ठीक है? तो जो है वो उनसे जितना कोई जीत नहीं सकता, ठीक है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2m है, यहाँ पर क्या है? 2m है, 2m है, तो यहाँ पर लिखोगे 2m, ये m है, ये भी m है, तो 2m में से इधर माइनस होगा क्योंकि प्लस में हो, m इक्वल्स टू 19 माइनस 4, पर प्लस है माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस, ये प्लस हो जाएगा ना,
ये +4 बराबर ना। चलो ठीक है, अब हम अगला अगला एक स्लाइड लेता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा एरिया ले रहा है। ठीक है, सो 2m में से एक m माइनस करोगे तो m बचेगा, 19 + 4 करोगे कितना होगा 23। तो m की वैल्यू कितनी आई, m की वैल्यू कितनी आई, यहीं यहीं पे लिखता हूँ मैं। देयरफॉर m की वैल्यू कितनी आई, m की वैल्यू आई मेरे दोस्त 19 + 3 4 23 बराबर ना। ये आपको m की वैल्यू मिली। m की वैल्यू कितनी मिली 20। हु वाज द m न्यूमरेटर, हु वाज द m न्यूमरेटर। हमको क्वेश्चन में क्या 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 पूछा था उसने, हमको क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, अगर m की वैल्यू 23 है, ये अपना m है, m की वैल्यू अगर 23 है, थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, m की वैल्यू कितनी है 23 है, तो जो न्यूमरेटर था, न्यूमरेटर कितना है, न्यूमरेटर भाई आपने कहा क्यू n है, कितना है n है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे n की वैल्यू तो सर आपने कहा n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू कितनी आपने मांगा था 12 + m ना, कि 12 ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है ना, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो आप एक तो m की तो वैल्यू रहेगी 23 + 12 हाउ मच 23 और 23 और 12 कितना हो जाएगा, 23 और 12 सर हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35 ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 35। सो दिस इज द एक्चुअल फ्रैक्शन, ये हमारा एक्चुअल आंसर है जो हमको पहुंचना था, जो हमको सॉल्व करना था। मेरी बात आपको समझ में आएगी, मुझे आंसर से नहीं ले देना है मुझे आंसर कितना आना है, बट मुझे प्रोसेस जानना है कि मैं उस प्रोसेस को कैसे सॉल्व कर पाऊँ। दिस इज द एक्चुअल फाइट बिटवीन यू एंड द क्वेश्चन, दैट्स इट, नथिंग मोर इज देयर। आई कैन शो यू द आंसर्स एज वेल, वेट, सी 23/35, इज इट द आंसर, जस्ट सी दैट 23/35 यही है, हमारा भी आंसर वही आया था। सो दिस इज योर आंसर, यू जस्ट चेक इट आउट, दिस इज योर आंसर 23/35। was it, was this our answer, let me check 23/35 ना, सी 23/35 हमारा भी आंसर वही है कि नहीं। सही तरीका से सही चीज करोगे तो आप डेफिनेटली सही चीजों तक पहुंचोगे, नो डाउट। ठीक है, तो आज हम वाइंड अप करते हैं, एंड अगले क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने का। ठीक है, एंड आई विल ट्राई टू डू इट इन लिटिल बिट फास्टर। मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करके आपको समझा रहा हूँ, मुझे इस क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, मुझे आपको ये बताना है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज 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 सब्सक्राइब इट एंड शेयर to those students, to those friends, to those kids, those who are really do not know how to solve this. And just believe me, I'm there with I'm there with them. I'm along with them. If you can't understand the mathematics or any subject, you just do comment in the comment section. I will let you know. I will keep on sharing my knowledge to you. I will keep on informing guys कि वो कैसे एक नॉलेज को शेयर किया जाता है। Somebody has told me if you share the knowledge, definitely knowledge will increase and it will expand as well. That's why I'm saying keep on sharing this video to those students, those friends, those who do not know how to solve. Okay. Till then, just study hard, be good, be healthy, and stay tuned to my channel. Thank you. Bye bye.